आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 28 जून बुधवार के आज का दिन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशबू कुमार। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे। लेकिन बिहार सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। इस पॉडकास्ट में आज सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। आधार कार्ड देश में पहचान से जुड़ा एक अहम दस्तावेज है, लेकिन कैसे इसके जरिए साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों को चूना लगाया जा रहा है, ये भी जानेंगे। और ये भी समझेंगे कि आधार का डेटा महफूज रखने के लिए सरकार को दूसरे देशों से क्या सीखने की जरूरत है। और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत से ठीक 100 दिन पहले इसका शेड्यूल आ गया है। टीम इंडिया कितनी तैयार है और वेन्यूज को लेकर जो कंसर्न सवाल उठ रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर शुरुआत 60 सेकंड्स हेडलाइन से सुनिए सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, शरीयत कानूनों का ड्राफ्ट लॉ कमीशन को सौंपेगा बोर्ड। मणिपुर सरकार नो वर्क नो पे नियम करेगी लागू, हिंसा के चलते ऑफिस नहीं जा रहे कर्मचारी, कैंप में ली शरण। बॉर्डर पार कर रहे पाकिस्तानी नागरिक को बीएसएफ ने किया गिरफ्तार, बाद में लौटाया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, भ्रष्टाचार हटाने का वादा। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव, उसी दिन काउंटिंग, 10 सदस्यों का कार्यकाल हो रहा खत्म। छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक, राहुल गांधी, भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव भी होंगे शामिल। और रूस ने यूक्रेन के क्रामातोर्स्क के इलाके में किया मिसाइल हमला, बच्चे समेत 4 लोगों की मौत। तो शुरुआत सबसे पहले बिहार से करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट ने कल 25 एजेंडों को मंजूरी दी है। इनमें नई नौकरियों से लेकर स्कूल और 5 स्टार होटल्स के निर्माण पर कैबिनेट की मुहर लगी। लेकिन इन सभी फैसलों में सबसे बड़ी हाईलाइट रही शिक्षा भर्ती के नियमों में बदलाव। सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में बिहार के डोमिसाइल की बाध्यता को खत्म कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार से बाहर के लोग भी इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इस पर क्या कहा, सुनिए। देश के विभिन्न राज्यों के टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। इस साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में, इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? तो इससे पहले राज्य सरकार के स्कूलों में शिक्षक के तौर पर केवल बिहार के निवासियों को ही भर्ती करने का प्रावधान था। बिहार सरकार ने हाल ही में 1,70,000 टीचर्स की बम्पर भर्ती निकाली थी और इसकी आवेदन प्रक्रिया जारी है। लेकिन भर्ती के नियम बदले जाने से सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। इस खबर के आने के बाद ट्विटर पर हजारों की संख्या में ट्वीट किए गए। ज्यादातर ट्वीट्स नाराजगी और आक्रोश से भरे हुए थे। बिहार में नियोजित शिक्षकों के एक संगठन TSUNSS यानी TET-STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक से हमने बात की और पूछा कि सरकार के इस कदम की इतनी आलोचना क्यों हो रही है। देखिए, पूरी तरह से पहले जो नई अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 आई है, उसको अगर संक्षिप्त में हम समझें तो पहले से ही बिहार के जो शिक्षक बनने के लिए जो योग्य अभ्यर्थी थे, जो टेट और स्टेट की परीक्षा 2011 से लेकर के और 2019 तक उनकी परीक्षा हुई और इस बीच में वो पास थे। मतलब वो लगभग 10 साल 12 साल से वो इंतजार में थे कि हमारी बहाली होगी, हम शिक्षक बनेंगे। और जो पहले की बहाली प्रक्रिया थी वो सीधे नियोजन इकाइयों के जरिए उनकी बहाली होती थी और मांग थे कि भाई आप इसके और पारदर्शी बनाएं, सीधे सीधे केंद्रीकृत तरीके से बहाली की जाए। लेकिन इसके करने की बजाय सरकार जो है अब नई नियमावली ले आई जिसमें ये शर्त रख दिया कि अब बीपीएससी के जरिए परीक्षा होगी, न सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए बल्कि जो बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं जो राइट टू एजुकेशन के सभी मापदंडों को पूरा करते हैं, टीईटी सीटेट पास हैं, उनके लिए भी कहा गया कि अब फिर से जो है अगर राज्यकर्मी बनना है तो आपको जो है इस परीक्षा को पास करना पड़ेगा। तो पहले तो इस परीक्षा को लेकर के ही बिहार के अंदर में शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों नाराज चल रहे थे, उनका आंदोलन भी चल रहा था। अब तीसरे जो है एक नई चीज जो आज है कि डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया गया है। ये वही सरकार है और यही महागठबंधन के लोगों ने वादा किया था कि हम 90%
डोमिसाइल लागू करके बिहार के अंदर में 100% रोजगार देने की कोशिश करेंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और अब जो है ये डोमिसाइल नीति लाने के बाद पहले से तो शिक्षक जो है सो नाराज थे ही, वो तो ठगे हुए महसूस कर ही रहे थे। अब डोमिसाइल नीति ला करके अब पूरे देश के जो शिक्षक बनने वाले नौजवान हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है। तो अब तो स्वाभाविक तौर पर बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, बिहार के जो शिक्षक हैं, वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और पूरी तरह से वो अब आश्वस्त हो चुके हैं कि सरकार का जो ये वादा था वो सिर्फ जुमला था। अच्छा पाठक जी, शिक्षा मंत्री ने कहा कि साइंस और अंग्रेजी विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए हैं और कहा है कि रिक्तियां भर नहीं पा रही थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो कितनी वाजिब है उनकी दलीलें? इस पर तो हम दो बात कहना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि हमारा देश जो है विकासशील देश है और दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जापान है, उन देशों की शिक्षा जो है सो हमारे यहाँ के तुलना में काफी आगे है। वहाँ के जो नौजवान हैं वो जो है सो ज्यादा शिक्षित हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को चाहिए कि पूरे दुनिया के लोगों से जो है आमंत्रण लिया जाए कि आइए और जो है सो यहाँ पर बीपीएससी की परीक्षा दे करके आप शिक्षक बनिए। कितना हास्यास्पद है कि जिस पार्टी की 15 साल से सरकार है और उनके बड़े भाई लालू जी की जिसकी 15 साल पूर्व में सरकार रही है, 30 साल की सरकार वाले शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। यानी कि आपने कैसी शिक्षा दी, कैसे बिहार को चला रहे थे कि आपके पास जो है बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य जो है सो शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं। ये सब कुछ ड्रामा है। ये जो है पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की लालसा में यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में विकास की गंगा बह रही है, रोजगार का बाढ़ आया हुआ है, आप आइए और यहाँ नौकरी लीजिए ताकि हमारा चेहरा जो है पूरे देश में चमके। हकीकत यह है कि बिहार के चाहे वो सीमांचल हो, चाहे वो मिथिलांचल हो, चाहे सारण हो, एक एक रोजगार नौजवान भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों में लद करके बिहार से बाहर जाते हैं, जल्लत भरी जिंदगी जीते हैं, गाली सुनते हैं, मार खाते हैं, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरी खा रहे हैं। शिक्षक अगर जो है जो नियोजित शिक्षक है उनको भी कह रहे हैं कि आप योग्य नहीं हैं, आप जो है सो परीक्षा दीजिए। अगर योग्य नहीं थे तो 20 साल से पढ़वा क्यों रहे थे? आज अगर वो फेल कर रहे हैं तब भी पढ़ाएंगे। तो साफ साफ अपन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो आपका जुमला है ये साफ साबित कर रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आपको मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मार्कंडे पाठक जी। तो जैसा मार्कंडे जी ने कहा कि ये नीतीश सरकार का पॉलिटिकल मूव ज्यादा लगता है। बिहार के महागठबंधन में शामिल वाम दल CPI-ML के विधायक और JNU के पूर्व छात्र नेता संदीप सौरभ से हमने इस मुद्दे पर बात की। तो संदीप जी, आप खुद पालीगंज से MLA हैं, भले ही आपकी पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बिहार की शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू करना एक लंबे संघर्ष के बाद हुआ था। आम छात्रों की मांग थी और बिहार विधानसभा में इसे कई बार उठाया गया था। उसके बाद जब नई नियमावली आई तो सरकार ने डोमिसाइल को लागू किया। अब अचानक से सरकार ने जो फैसला लिया है, कैबिनेट से जो पास करवाया गया है कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा, यानी बिहार में जो शिक्षक बहाली है वो सभी राज्यों के लिए खुला हो गया। जबकि हम जानते हैं कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे डोमिसाइल लागू है। बिहार के पड़ोस में ऐसे राज्य हैं जहाँ पे शिक्षक बहाली में बिहार के छात्र अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला लेना कि हम डोमिसाइल को वापस ले लेते हैं, ये निश्चित तौर से बिहार के छात्रों को अच्छा नहीं लग रहा है, ये उचित नहीं लग रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इस पर तत्काल पुनर्विचार हो और डोमिसाइल को दोबारा से लागू किया जाए, क्योंकि डोमिसाइल वापस लेने का सरकार ने कोई तर्क नहीं दिया, ना कोई तर्क दिया, ना आपने ये कहा कि चलिए कुछ हिस्सा हम छोड़ते हैं, आप 80% 85% हम बिहार के बच्चों को रिजर्वेशन देंगे, बाकी कुछ सीटें ओपन रखेंगे, ये आपने नहीं कहा, बल्कि पूरी बहाली प्रक्रिया को आपने ओपन कर दिया। तो अन्य राज्यों में जब डोमिसाइल लागू है तो बिहार में भी लागू होना चाहिए। इसलिए हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इस पर विचार करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सौरभ।
और अब बात आधार कार्ड की, जो कि भारत में एक ज़रूरी आइडेंटिटी प्रूफ है। बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, सिम खरीदना हो, होटल बुक करना हो, रेंट पर मकान दुकान लेना हो या सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना हो, पग पग पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आधार की डेटा प्राइवेसी और सेफ्टी पर डिबेट भी शुरुआत से चलती आ रही है। सरकार इसके डेटा को लगातार फुल प्रूफ बताती आई है, मगर पिछले कुछ समय में इसके जरिए फ्रॉड भी जमकर होने लगे हैं। लोगों को ठगे जाने के कई मामले सामने आए हैं। इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम से जुड़ी जर्नलिस्ट दीप्ति यादव ने कुछ केस स्टडी की है। मैंने उनसे ही बात की और पूछा कि साइबर क्रिमिनल्स आधार से कैसे लोगों को चुना लगा रहे हैं। पहले हमें ये जानना होगा कि आधार एक नंबर है, ना कि एक स्मार्ट कार्ड जिसे हम हमेशा लेके घूमते हैं। क्योंकि हम उसकी लैमिनेटेड कॉपी करा लेते हैं, हमें लगता है कि वो एक स्मार्ट कार्ड है जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम मान के ही गवर्नमेंट ने इसको चालू किया था। उसके बाद हमें ये समझना होगा कि AEPS क्या होता है। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये एक बैंक की तरफ से चलाया गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉडल है, जिसमें POS डिवाइस, जो कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होता है, और माइक्रो ATMs का यूज किया जाता है। इसमें एक बिजनेस एजेंट आपके घर पे आता है बैंक की तरफ से, जो कि आपको एक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस देता है जिसमें आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं। इसमें OTP का बिल्कुल भी काम नहीं होता, आपको सिर्फ आधार नंबर डालना होता है और फिंगरप्रिंट लगाना होता है। मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा फ्लॉ है इसमें, क्योंकि इसके जरिए काफी जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आधार यूजर्स के फिंगरप्रिंट्स को डुप्लीकेट करके इस मेथड के जरिए आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका जो POS डिवाइस जो आपका बिजनेस एजेंट लाया है वो ही खुद फेक हो, इसलिए आपको सबसे पहले उससे एक STQC की तरफ से सर्टिफिकेट मांगना होता है और उसकी एक्सपायरी डेट देखनी होती है। एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया था मई में, जब एक ट्विटर यूजर की मां के PNB अकाउंट की पूरी राशि एक अनजान व्यक्ति खाली कर देता है, और उन्हें इस घटना के बारे में बाद में पता चलता है जब वो बैंक में अपने बेटे के साथ पैसे निकालने जाती हैं। और ये फ्रॉड होता है AEPS के ही लूप होल्स के जरिए। दूसरे केस में जहां थर्ड पार्टीज का काम है, जैसे कि PM किसान योजना की वेबसाइट, जिसका भी कुछ साल पहले डेटा लीक का केस सामने आया था, जिसकी वजह से अभी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि 4000 बोगस कंपनीज बन जाती हैं, जिसमें 18,000 आधार और पैन कार्ड्स को यूज करके एक GST इवेजन वाला स्कैम पूरा चालू होता है। अब हमें इसमें ये समझना होगा कि आधार एक डेटा का टाइप है, और जैसे कि कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अनहैकेबल है, कोई भी डेटा का फॉर्म अनहैकेबल नहीं हो सकता, ये आपको समझना होगा। अच्छा, और इस तरह के स्कैम्स पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है? दूसरे देशों में क्या रूल्स और रेगुलेशंस है जिनसे भारत सीख सकता है? हम आधार को कुछ टाइम के लिए लॉक कर सकते हैं अपने VID से, जिसकी वजह से AEPS फ्रॉड को रोका जा सकता है। और जो हमने सेकंड केस बताया जिसमें थर्ड पार्टी साइट्स का यूज करके डेटा निकाला जाता है और फिर फेक कंपनीज बनाई जाती हैं, उसके लिए हम पहले तो अपने आधार को लिंक कर सकते हैं अपने UN से। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो लोग जिनके आधार अनलिंक्ड होते हैं उनके UN से, उनके आधार को यूज करके एक नया UN खोल के फिर ये सारे काम को अंजाम देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि पहले तो हम उस पर प्राइस लगा सकते हैं गवर्नमेंट साइट्स की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे लोग और ज्यादा आए साइबर सिक्योरिटी से, प्रोफेशनल्स और ज्यादा आए उसकी सिक्योरिटी पे ध्यान रखने के लिए। जैसे कि अमेरिका की जो मिलिट्री की वेबसाइट है, उन्होंने जो बग बाउंटी जिसे कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी टर्म जो है प्राइस के लिए, तो वैसे हम इधर भी कर सकते हैं जिससे हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को खतरा ना होने दें। ये चीज है। और हम कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स जो होती हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स गवर्नमेंट करती है ऑर्गेनाइज, उसकी जगह हम उस परमानेंट एम्प्लॉइज को ला सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स का ये ड्रॉबैक है कि उससे काफी डेटा लीकेज होता है। और हम बाकी नेशंस हैं जैसे कि यूरोपियन नेशंस जिनकी ID प्रूफ हमसे ज्यादा सिक्योर हैं, हम उनसे सीख सकते हैं कि वो लोग कैसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपने स्मार्ट कार्ड के लिए। पहले तो हमें अपने लॉ में ही आधार को स्मार्ट कार्ड का स्टेटस देना पड़ेगा, जिससे हम जर्मनी में जैसे यूज हो रही हैं टेक्नोलॉजीज, उनको हम उस पर एम्प्लॉय कर सकें। जर्मनी के ID प्रूफ में 23 सिक्योरिटी फीचर्स हैं टोटल, और उनका एक लॉ है कि वो लोग ऑफलाइन कॉपीज मना करते हैं जब तक कि कोई ऑफिशियल पर्पस ना हो, और जैसे ही वो ऑफिशियल पर्पस पूरा हो जाता है हमें वो फाड़ के फेंक देना होता है, जिससे इन्फॉर्मेशन लीकेज ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा रूल है जो कि इधर भी होना चाहिए। तो अपने आधार और डेटा को लेकर आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है, और सरकार का तो फर्ज ही है इसे सेफ और सिक्योर करना। शुक्रिया दीप्ति।
और अब आखिर में बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की, क्योंकि आईसीसी ने कल वनडे वर्ल्ड कप का कार्यक्रम जारी कर दिया। 12 बरस बाद ये वर्ल्ड कप भारत लौट रहा है। मेरा मतलब है भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है और हम सब चाहेंगे कि 2011 में धोनी की टीम ने जो करिश्मा कर दिखाया था, टीम इंडिया उसे दोहरा दे। इस साल अक्टूबर-नवंबर में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। 5 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। फाइनल भी 19 नवंबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके अलावा 15 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला भी यहीं होगा। कुल 10 शहरों में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इन शहरों में मोहाली, कोच्चि, जयपुर जैसे शहरों के नाम नहीं हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन ये शेड्यूल टीम इंडिया को कितना सूट करेगा, तैयारियां कितनी हैं टीम की और वेन्यू को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इन सब पर हमारे सहयोगी कुमार केशव ने बात की है इंडिया टुडे के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट निखिल नाथ से। इंडिया के जो मैचेज हैं, लीग मैचेज, 9 शहरों में 9 मैच हैं इंडिया के। बहुत सारा टाइम ट्रेवल में जाने वाला है। आईपीएल को लेकर लोग यही शिकायत करते हैं। देखिए, पहले तो सबसे मैं कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर वर्ल्ड कप का शेड्यूल 12-14 महीने पहले आ जाता है। अब तो 3.5 महीने पहले आया है, तो चलिए कम से कम आ गया है। फैंस कम से कम अपनी फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, होटल टिकट बुक कर सकते हैं। अब भी आप बिलीव नहीं करेंगे, कई लोग मेरे से बात कर रहे हैं कि उन्होंने अभी से अहमदाबाद, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच है, अहमदाबाद की होटल बुक कर ली, फ़्लाइट बुक कर ली। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 2-3 दिन बात करेंगे तो शायद आपको होटल ही ना मिले अहमदाबाद में उन दिनों के आसपास। दूसरी तरफ जैसे आप ट्रैवल के बारे में बात करें, आई थिंक अब टीम यूज्ड टू हो गई, बल्कि मैं तो कहता हूँ भारत में शायद आपकी ट्रैवलिंग कम होगी। मैं इंडिया का शेड्यूल देख रहा था तो आप अहमदाबाद से पुणे ही जाएंगे या दिल्ली जाएंगे, इतना नहीं है। गैप भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। पिछले वर्ल्ड कप में थोड़ी और कम थी। इंग्लैंड में तो आप बाय रोड 2 घंटे में इधर से उधर पहुंच सकते थे, पर फिर हमने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया गया था T20 वर्ल्ड कप कवर करने, वहाँ तो ज़्यादा परेशानी थी। इंडिया ने एक मैच अगर मेलबर्न में खेला, दूसरा पर्थ में खेला, जो 6 घंटे लग गए हमें फ़्लाइट में पहुँचने के। उसके बाद आप एडिलेड आए, एडिलेड से तो वहाँ दूरियाँ तो और ज़्यादा थी। तो आई थिंक टीम इसकी आदी हो चुकी है ट्रैवल की लेकर। थकान ज़रूर होती है, और देखिए ये सिर्फ भारतीय टीम के साथ नहीं होगा, हर टीम को ट्रैवल करना पड़ेगा। इसमें ये थोड़ी और आसानी है कि इससे पहले अगर आपको याद हो, जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं भारत में, ये चौथा है। इससे पहले जो 3 हुए वो तो को-होस्ट थे आप, तो कई बार टीमों को इंटर कंट्री भी ट्रैवल करना पड़ता था। इस बार कम से कम गनीमत है कि एक ही देश में है, तो आपकी ट्रैवलिंग लिमिटेड है वहीं तक, उसी देश में। क्योंकि अब 100 दिन ही बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तैयारियों के लिहाज से देखें, अगर इंडियन टीम को आप कहाँ देखते हैं? क्या टॉप 4 में, सेमीफाइनल में संभावनाएं हैं? मुझे ज़रूर लगता है कि एक इंडियन टीम आपकी टॉप 4 में आएगी। वो इसलिए भी क्योंकि अगर आप देखें, देखिए पहले तो होस्ट नेशन कभी जीतती नहीं थी वर्ल्ड कप। मैं श्रीलंका और ये सब नहीं गिनूंगा क्योंकि उन्होंने फाइनल अपने देश में नहीं खेला था। ठीक है, वो को होस्ट से, बट अपने देश में नहीं खेला था। पहली बार जब होस्ट कंट्री ने जीता, फाइनल खेला, वो इंडिया ही थी 2011 में। अच्छा, तब से ये सिलसिला शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में होस्ट किया, जीत गए। 2019 में इंग्लैंड ने किया, उन्होंने जीत गया। तो भाई मुझे लगता है ये सिलसिला जारी रहेगा। आपको होस्ट नेशन होने का फ़ायदा भी होता है। और अगर आप देखें भारतीय टीम को, अभी भी आप ये कहते हैं ना टाइगर्स एट होम, तो इसका मतलब ये है बायलैटरल सीरीज़ भी जब आप वाइट बॉल खेलते हैं, इंडियन कंडीशन में इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है। तो क्या इंडिया टॉप 4 टीम में है? बिल्कुल है। क्या कुछ और टीमें हैं जो टॉप 4 में हैं? मुझे लगता है 6 ऐसी टीमें हैं जो कोई भी टक्कर दे सकता है। तो अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, बीच में आपने कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेज नहीं किए, तो आप टॉप 4 से बाहर भी हो सकते हैं। फिलहाल मुझे एक टीम को छोड़ के कोई ऐसी टीम नहीं लगती जिसकी मैं गारंटी से कह दूं कि वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। अगर इंडिया 19 है, जो मुझे लगता है सेमीफाइनल में पहुंचेगी, तो शायद इंग्लैंड भी वहीं है, शायद साउथ अफ्रीका भी वहीं है, शायद पाकिस्तान भी वहीं है, शायद लोग कहेंगे न्यूजीलैंड भी वहीं है। लेकिन एक टीम 20 मुझे नज़र आती है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल क्रिकेट में और ख़ास तौर पर भारतीय ज़मीन पर भी, वैसे देखा है हमने विदेशी टीम स्ट्रगल करती हैं, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा किया। भारत में आके भारत को हराया बायलैटरल सीरीज़ में। उनकी बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप, सब चीज़ों को मैं देखूं, ऑस्ट्रेलिया मुझे इस वक्त एक कट अबव लगती है। जो कंट्रोवर्सी वेन्यू को लेकर के हो रहा है, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी उसको लेकर के आ रहे हैं, कितने मतलब जायज़ आपको लगते हैं ये? देखिए, थोड़ी बहुत बातें होना लाजमी है, क्योंकि मोहाली एक बड़ा वेन्यू है। मोहाली वो वेन्यू है जिसने, जो पिछले 3 वर्ल्ड कप हुए उनमें से 2 वर्ल्ड कप में, उससे पहले तो 87 में था ही नहीं वेन्यू, लेकिन जब वो वेन्यू तैयार हुआ तो 96 में सेमीफाइनल होस्ट किया, 2011 में सेमीफाइनल होस्ट किया, इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल। तो एक बहुत बड़ा वेन्यू है। अगर आप शायद टॉप 5 सेंटर या 6 सेंटर देखेंगे इंडिया के, तो मोहाली का नाम उसमें आएगा ही आएगा। तो जब आपने 10 वेन्यू चुने, तो क्या उसमें
मोहाली को नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ी हैरान कर देने वाली बात है। कुछ और ऐसे वेन्यू हैं हालिया, मतलब पुराना ट्रेडिशनली नहीं, बट अगर हाल के समय में देखें, जब से ललित मोदी का थोड़ा बोलबाला हुआ था और स्टेडियम बना, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर का काफ़ी इंपॉर्टेंट वेन्यू हो गया था। IPL की टीम है एक वहाँ से, तो वन ऑफ द टॉप 10 वेन्यू में तो मैं उनको मानूंगा ही। अगर आप टॉप देखें, उनको भी मैच नहीं मिला है। तिरुवनंतपुरम के बारे में शशि थरूर ने बात की, वो नया वेन्यू है, लेकिन आपको पता है केरला में कोची को मिल जाया करता था, नेहरू स्टेडियम कोची में होस्ट होते थे मैच, तो वहाँ नहीं गए। अगर आप देखें अब इन जगहों में क्या चीज़ कॉमन है, वो ये है कि बीजेपी की सरकार नहीं है। मैं 100% तो नहीं कह सकता इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन हाँ अटपटा तो ज़रूर लगता है। कई लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि देखिए भाई, आपके पास 48 मैच हैं, 10 वेन्यू है, लगभग 5 मैच एक वेन्यू को मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा और स्प्रेड कर देते, 12, 13, 14 वेन्यू कर देते। ये जो 3-4 हम बात करें इनको भी जोड़ देते तो 5 की जगह 3 मैच हो जाते एक वेन्यू में, तो उसमें आपका क्या जाता है, ये भी एक नज़रिया है। लेकिन उसके संदर्भ में मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए उसमें भी थोड़ी कंपल्शन है। ICC के कुछ रूल्स होते हैं कि आप इतने भी वेन्यू नहीं है कि आप हर जगह जाएँ। देखिए ऑर्गेनाइजेशन कितनी मुश्किल होती है। एक होम वेन्यू में टीम्स रहती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल टीम, ब्रॉडकास्ट टीम, आपकी मीडिया टीम, सब स्टेशन रहती हैं, तो आप 10 वेन्यू वैसे ही काफ़ी मुश्किल है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाएँ तो 5 या 6 वेन्यू मिलते हैं, इंग्लैंड भी जाएँ 6-7 वेन्यू होते हैं, 10 तो वैसे ही आई थिंक बहुत एक्सट्रीम है। अब आप 10 से 11, 12, 13, 14 करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुश्किल है। तो ये बात से मैं सहमत हूँ कि 10 से बढ़ नहीं सकते थे, पर क्या उस 10 में मोहाली शामिल हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। तो वर्ल्ड कप का बुखार देश पर चढ़ने वाला है और आज तक रेडियो पर क्रिकेट का पॉडकास्ट बल्ला बोल भी शुरू हो चुका है, उसको भी अपना प्यार दीजिए। शुक्रिया केशव और निखिल नाज। और अब देश दुनिया के अखबारों में छपी आज की बड़ी खबरों को सुनने का वक्त हो गया है, तो सीधे चलते हैं सूरज के पास जो तैयार बैठे हैं देश दुनिया के कई सारे अखबार पढ़कर। गुड मॉर्निंग सूरज। गुड मॉर्निंग खुशबू। खुशबू, अभी नवभारत टाइम्स अखबार पढ़ रहे थे और अचानक से एक सवाल आया कि भाई लोगों के लिए AI क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहला जवाब आता है ChatGPT, इसके बाद जवाब आता है एक रोबोट जो कि न्यूज़ सुनाता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए AI उसका खबरी बन चुका है, उसका साथी बन चुका है, जो आप पर महीनों तक नजर रख सकता है और आपको पता तक नहीं चलेगा क्योंकि आपकी इर्द गिर्द पुलिस नहीं है। तो नवभारत टाइम्स की खबर की कानपुर में AI की मदद से आयकर छापे, अरबों का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। कानपुर में ये छापा हुआ है ज्वेलरी और रियल एस्टेट कारोबारी के यहाँ, जहां 280 से 300 करोड़ की टैक्स चोरी, 1100 से 1200 करोड़ की बोगस खरीद और 400 से 500 करोड़ की फर्जी बिक्री के सबूत मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 7 महीने तक संदिग्ध लेन देन पर नजर रखी गई थी। और एक नज़र अपन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी डालते हैं क्योंकि वो आज हर अखबार की लीड स्टोरी है। नवभारत टाइम्स से ही शुरुआत करते हैं। 2 कानून से घर नहीं चलता तो देश कैसे चलेगा, ये नरेंद्र मोदी का बयान है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के तार छेड़ दिए हैं। 3 तलाक, तुष्टीकरण, इन सब पर विपक्ष को कल उन्होंने घेरा है। कल वो मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। हिंदुस्तान हिंदी की भी यही हेडलाइन है, एक देश में 2 कानून कैसे चलेंगे। द एशियन एज अखबार बता रहा है कि नरेंद्र मोदी ने UCC पिच किया है और बीजेपी के लिए एजेंडा लोकसभा चुनाव के लिए और आगे आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के लिए सेट कर दिया है। और भारत के फेयर ट्रेड रेगुलेटर ने एक शो कॉज नोटिस जारी किया है एयर इंडिया को, ये पूछते हुए कि आप जो विस्तारा में अपने को मर्ज कर रहे हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट क्यों ना किया जाए। 30 दिन का टाइम दिया है इस शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए। और यूपी, बिहार सहित देश के 24 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। अब मॉनसून जो है वो पंजाब और गुजरात की ओर बढ़ गया है और देश के पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिम और पश्चिम राज्यों में 5 दिन मॉनसून सक्रिय रहेगा। और इसी दौरान जो 24 राज्यों की मैं बात कर रहा था जहां भारी बारिश हो सकती है वो होगी। और मॉनसून क्योंकि जल्दी आ गया है खुशबू, तो आप बुआई में भी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। जनसत्ता की खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा कैग। तो कैग जो है वो CM रेसिडेंस में जो खर्च हुआ है आम आदमी पार्टी द्वारा, जिसमें उसने बताया कि रहने लायक घर नहीं था, छत गिर सकती थी, इसलिए हमने उसको रेनोवेट किया है पूरे मकान को, और उसी में लगभग 53 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने 27 अप्रैल और फिर 12 मई को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपी थी। और टमाटर अगर आप खा रहे हैं तो मुबारक हो, क्योंकि कीमतें जो हैं उसकी आसमान पर हैं
ज्यादातर रसोई से टमाटर गायब हो गया है क्योंकि दाम 120 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। कारण मानसून की बारिश से आपूर्ति पर इसका असर पड़ा है और 1 महीने तक करीब ये स्थिति यही रहने वाली है। तो जरा कमर की जो पेटी है वो बांध लीजिए, महीने भर के लिए तो कम से कम। और एक खबर अमेरिका से है और ये पायनियर अखबार के फ्रंट पेज पर है कि न्यूयॉर्क में अब दिवाली पर छुट्टी रहेगी। शहर के मेयर ने इसे न केवल भारतीय समुदाय बल्कि दिवाली मनाने वाले सभी समुदायों की जीत बताया है। वहीं आदि पुरुष पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है। ये खबर पायनियर और दैनिक भास्कर दोनों पर है और जज साहब ने ये कहा है कि हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ले रहे हैं। शुक्र है उन्होंने कानून नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे उग्रता की बात हो रही है कि किसी के साथ मारपीट नहीं की गई, इसका शुक्र मनाएं। इसके अलावा मनोज मुंतशिर को नोटिस जारी हुआ है। केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड से भी जवाब तलब किया गया है। और हिंदुस्तान अखबार का कुछ अलग सेगमेंट है, वहाँ पर मैं एक खबर पढ़ रही थी। खबर ये है कि उत्तराखंड में जो बार बार लगातार ग्लेशियर के टूटने और खिसकने जैसी घटनाएं होती हैं और उससे जो आपदा आती है उससे कैसे बचाव किया जाएगा, इसके लिए DGRE ने एक पहल की है। और वो पहल ये है कि ग्लेशियरों की सेहत पर अब 74 मौसम केंद्रों की नज़र रहेगी ताकि इन घटनाओं से बचाव किया जा सके। खुशबू, विदेशी खबरों में आए तो पहला तो श्रीलंका और चीन से जुड़ी एक खबर है कि चीन से कोई भी मिलिट्री एग्रीमेंट श्रीलंका नहीं करेगा। ये वहां के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है और उन्होंने ये भी साफ किया कि उनके देश में चीन का कोई भी मिलिट्री बेस ना है और ना होगा। कोई भी देश श्रीलंका का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकता है और देश की इकोनॉमी को वो जल्द ही पटरी पर लेकर आएंगे। तो उन्होंने भारत का भी जिक्र किया है। और एक खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में सिखों पर हमले बढ़े हैं। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के डिप्लोमेट को तलब किया है और ये कहा है कि जांच करके वो रिपोर्ट शेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान के अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि शनिवार को दुकान से लौट रहे एक सिख कारोबारी पर बाइक से 2 लोगों ने हमला किया। इस हमले में मनमोहन सिंह नाम के इस सिख कारोबारी की मौत हो गई। इसके अलावा कुछ खबरें ये भी आई कि हाल के दिनों में जो सिखों पर हमले हैं वो बढ़े हैं और इसी के बाद भारत ने एक्शन लिया है। खुशबू, और आज 28 जून की तारीख को इतिहास में किस लिए याद किया जाता है, अब वो भी जान लेते हैं। तो आज के दिन 1992 को पहली बार किसी इंसान के शरीर में लंगूर का लिवर ट्रांसप्लांट किया गया था। ये पेशेंट एड्स से पीड़ित था, लेकिन ट्रांसप्लांट के 70 दिन बाद मल्टी ऑर्गन फेलियोर और ब्रेन हैमरेज से मरीज की मौत हो गई। 1838 में ब्रिटेन में क्वीन विक्टोरिया का राज्याभिषेक हुआ था, तब वो मात्र 19 साल की थी। 1921 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ। तो इसी के साथ पॉडकास्ट आज का दिन को विराम देने का वक्त आ गया है। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड डिज़ाइन नितिन रावत का है। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अब आपसे 10 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में होगी मुलाकात। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।